तो कहानी का शीर्षक है आंचल की ओट से। 3 साल का अज्जू माँ की छाती से चिपका धीरे धीरे दूध पी रहा था। माँ की एक बाजू उसकी तकिया थी तो दूसरी कमर पेटी। पैरों के बने घोंसले में लेटा वो एक हाथ से माँ के लंबे बालों को उंगलियों में लपेटता और दूसरे हाथ से छाती सहलाता। गुलाबी फूलदार साड़ी के तिरपाल के भीतर स्कूल की पोशाक, टाई, बेल्ट, जूता, मोजा और बैज में सुसज्जित अज्जू अपनी निजी गुलाबी दुनिया में खोया था। गुलाबी साड़ी की आभा उसके गोरे चेहरे को दमका रही थी। कभी साड़ी में बने फूलों को ताकता तो कभी माँ की देह की और दूध की मिली जुली सुगंध को आत्मसात करता। आंखों की पुतलियों और पैरों में हल्की थिरकन थी, जैसे कोई तिलस्मी संगीत बज रहा हो। अरे रे रे रे, छी 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 छी, ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा लड़का, देखो तो शर्म भी नहीं आ रही इसको। तीव्र भय से अज्जू का सारा शरीर ऐंठ गया। छुई मुई के पत्ते की तरह बंद होकर वो माँ से लिपट गया। लेकिन इस प्रयास की व्यर्थता को भी वो जानता था। ताई जी ने झट से माँ की साड़ी उठाकर अज्जू को रंगे हाथों पकड़ लिया था। तू फिर गंदी बात कर रहा है? इतने बड़े बच्चे माँ का दूध नहीं पीते, बड़े बच्चे ग्लास में दूध पीते हैं। ताई जी के कठोर चेहरे में क्रोध के बादल छाने लगे। मैंने कहा था ना कि अगर तुझे फिर से माँ का दूध पीते देखूंगी तो बहुत मारूंगी। तू सुनता नहीं? चल उठ गंदा कहीं का। और वो अज्जू की बाजू पकड़कर खींचने लगी। अज्जू एक शांत बच्चा था। उसे किसी ने भी जोर की आवाज करते, रोते या चीखते नहीं देखा था। अपना विद्रोह वह आंखों में सागर भर कर करता और बहुत देर तक सुबकता रहता। ताई जी फिर बिफरी। आज तो मैं तेरे स्कूल में जाकर तेरी मैडम को और सारे स्कूल के बच्चों को बताऊंगी कि देखो ये कितना गंदा बच्चा है, अब भी माँ का दूध पीता है। जब सब हंसेंगे ना तुझ पर, तब पता चलेगा। 3 साल का बच्चा मान अपमान से जुड़ी शब्दावली भले ना जाने, लेकिन उस भाव को महसूस कर सकता है। माँ का दूध ना पी पाने से अधिक अज्जू अपने कृत्य के लिए धिक्कारे जाने से दुखी था। ऐसे समय में उसके दिल और कान के पास वाली छोटी सी नस जोरों से धड़कती थी। माँ की खिसियाई हंसी से यह साफ जान पड़ता था कि इस संकट से बचा पाना उसके बूते से बाहर की बात है। ताई जी ने अज्जू को खींचकर जबरन खड़ा कर दिया और दोनों बाजू पकड़कर झिझोड़ने लगी। बोल, मानेगा कि नहीं कहना? दूध से गीले अज्जू के होंठ थरथरा रहे थे। अब ताई जी मुखातिब हुई, अपने कपड़ों को व्यवस्थित करती और अपराधियों सी हंसी हंसती जया की तरफ। जया, तू कैसे इसको मनमानी करने देती है? छुड़ा अपना दूध। अब तक तो ठीक था, पर अब वो स्कूल जाने लगा है, तू बिगाड़ रही है इसे। परसों भी कहा था मैंने, फिर भी नहीं सुधर रही। ताई जी अज्जू की सगी ताई नहीं थी। पड़ोस के नाते अज्जू के माता पिता यानी जया और प्रकाश भाभी कहते थे तो हो गई अज्जू की ताई जी। लेकिन अधिकार के मामले में कहीं कम ना थी। घर में पैर रखते ही अंदर बाहर का जायजा लेने लेती और हो जाती शुरू। अज्जू की सरल माँ को उनका विरोध करने का साहस कभी न था। पिता तो किशोरावस्था से ही भाभी के रौब में थे। ताई जी किशोरी विधवा थी। 17 वर्ष की उम्र में जब विवाह हुआ तब तक 10वीं पढ़ चुकी थी। 2 साल बाद यानी 19वें वर्ष में पति का देहांत हुआ। तब तक कोई संतान न हो पाने के कारण उन पर बांझ होने का आरोप लग चुका था। जीवन नितांत खाली हो गया। बाल बच्चे होते तो एक दिशा रहती। इस वक्त ससुर का स्कूल मास्टर होना ताई जी को फल गया। जब गोविंद मास्टर ने देखा कि बहू किताबें उलट पुलट कर देखती है तो उसे घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। 11वीं और फिर 12वीं की परीक्षा पास हो गई तो पढ़ाई रोक दी गई। उच्च शिक्षा और नौकरी इत्यादि के लिए अभी ना तो समाज तैयार था और ना ही मास्टर जी। सो ताई जी घर गृहस्थी, सिलाई कढ़ाई और कुछ पढ़ने लिखने में समय बिताने लगी। आस पड़ोस के बैंक का काम, फॉर्म भरने आदि लिखा पढ़ी में भी मदद कर देती। धीरे धीरे उन्होंने मोहल्ले में अपनी एक जगह बना ली। अज्जू के पिता यानी प्रकाश से ताई जी का विशेष प्रेम था। प्रकाश ताई जी से मात्र 3 वर्ष छोटे थे। दोनों के घर एक दूसरे से सटे थे और सुख का आदान प्रदान होता था। सम आयु पढ़ी लिखी भाभी पढ़ाई में भी मदद कर देती और साथ में कुछ खिला पिला भी देती। मोहल्ले के बाकी लड़के भाभी के इतने करीब कभी ना आ पाए थे।
यह सहूलियत विशेष रूप से प्रकाश के लिए थी। अपनी तमाम विडंबनाओं को झेलते बालिका ताई को प्रकाश में एक सखा सखी सब मिल गया था। घनिष्ठता अधिकार को साथ ही लाती है। ताई जी उम्मीद रखती कि प्रकाश अपनी तमाम दिनचर्या का लेखा जोखा उसको बताए, और अगर प्रकाश से संबंधित कोई बात उसे दूसरों से पता चलती तो वे खिन्न हो जाती, उसे वे जाहिर भी कर देती और प्रकाश सफाई ही देता रह जाता। समय बीता और प्रकाश विवाह योग्य हो गया, जिसमें भाभी का खासा दखल रहा। आए दिन भाभी रिश्तों को बेशऊर, तेज या ऐसे ही कोई कारण बताकर फेर देती थी। जया के लिए भी अगर प्रकाश की माँ जोर न देती तो ताई जी टालने वाली थी। खैर, एक बात से ताई जी खुश थी कि जया गाय थी, जिसे बचपन से भगवान, शैतान, इंसान, सांड, कुत्ता, बिल्ली, फूल, पत्ती, नदी, चांद, सूरज और तारे, इन सब से डरा कर पाला गया था। रात को फूल पत्ती नहीं तोड़ते से लेकर बिल्ली का काला होना, भगवान का प्रकोप, शैतान की नज़र, चांद की पूजा, सूरज को पानी, तारों की चाल, जया सबसे डरती थी। कहने का मतलब है कि वह एक आदर्श बहू के सारे गुण थे। पालतू गाय को अंदर बाहर बांधना आसान होता है। पोते का मुंह देखकर प्रकाश के माता पिता परलोक सिधार गए। इधर मास्टर जी भी अपने जीवन चक्र से मुक्त हो गए। सास तो पहले ही नहीं थी, सो दोनों घरों की एकमात्र बुजुर्ग बनी ताई जी। जया ताई जी के प्रभुत्व से दबी रहती। तमाम काम करने के बावजूद ये संशय रहता कि जाने वो क्या कहेंगी। पति का झुकाव और लगाव भांप जाने का नैसर्गिक गुण हर महिला में होता है। अतः भीरू जया भी ताई जी का कद अपने घर में खूब पहचानती थी। अज्जू के आने के बाद ताई जी का दखल और बढ़ने लगा। खुद मां न बन पाने का दुख जब तब उन्हें व्यग्र कर जाता। जच्चा की देखभाल से लेकर उन पर नियम थोप दिए गए। ये छूना है, ये नहीं छूना, पूजा पाठ, दान दक्षिणा, पति से अलग रहना, बच्चे को दूध पिलाने से लेकर जब जी चाहे बच्चे को अपने साथ ले जाना ताई जी के अधिकार क्षेत्र में था। ताई जी का मानना था कि बच्चा होने के बाद माँ का संपूर्ण ध्यान बच्चे और गृहस्थी के अन्य काम में होना चाहिए, और प्रकाश को तो वह देख ही लेंगी। प्रकाश को खाना खिलाने आदि की जिम्मेदारी ताई जी ने अपने ऊपर ले ली थी। जब भी प्रकाश अज्जू को गोद में लिए दिखता, ताई जी तमाम सही गलत, ठंडा गरम, शुभ अशुभ सीख निर्देश देकर बच्चे को जया के पास पहुंचा देती। असुरक्षा, भय और ईर्ष्याग्रस्त ताई जी एक नन्हे बालक से प्रतिस्पर्धा में थी। 3 साल तक अज्जू को माँ का दूध पीने के निर्देश देने वाली भी वे खुद ही थी। अब एकाएक स्कूल जाता बच्चा माँ का दूध पीता है कहकर लताड़ क्यों रही थी? जया पूछना तो चाहती थी, लेकिन जया ने उससे कब कुछ कहा था जो आज कहती। अज्जू को धकिया कर पिता के सुपुर्द करती ताई जी गरज रही थी, जाओ स्कूल, बिल्कुल रोना नहीं। और ऊ करता अज्जू पिता का हाथ पकड़कर स्कूल की तरफ रवाना हो गया। उसके जाते ही ताई जी ने जया को समझाना शुरू किया। बहुत हुआ जया, छुड़ा अपना दूध, नीम का पत्ता लगाया, पीस के कुनैन की गोली, एक बार मुंह खराब होगा ना तो छोड़ देगा खुद। ला मैं बना लाती हूँ लेप। और वो नीम के पत्ते तोड़ने निकल पड़ी। 1:30 दोपहर अज्जू स्कूल से लौटकर देखता है कि माँ अकेली बैठी है। ताई जी का अता पता नहीं था। आश्वस्त होकर वो माँ से लिपट गया। जया भी मनोहार करती बोली, आज स्कूल में क्या पढ़ा मेरे अज्जुआ ने? लेकिन अज्जू को तो ताई जी की अनुपस्थिति का पूरा फायदा उठाना था। वो ठुनकने लगा, माँ दूध पीऊंगा। जब माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वो खुद ही आंचल हटाकर छाती से चिपक गया। लेकिन जैसे ही मुंह लगाया, सारा मुंह कड़वा हो गया। अज्जू ने कड़वाहट से विकृत चेहरे को देखकर जया हंसने लगी, किंतु तुरंत ही उदास भी हो गई। अज्जू रो रहा था। जया फौरन भीतर जाकर सारा लेप धो पोंछ आई और अज्जू को दूध पिलाने लगी। मिशन फेल हो चुका था और अज्जू भी समझ चुका था कि यह जो भी था पानी से साफ किया जा सकता है। अब जब भी ताई जी जया की छाती में काला पीला कड़वा लेप चुपड़ती, अज्जू बड़े मनोयोग से एक कटोरा पानी और रुमाल लेकर धैर्य से उसे पोंछ डालता और स्वर्गानंद में विचरण करता। जया इन बाल लीलाओं को देख हंस हंस दोरी हो जाती।
इस दौरान ताई जी के आने का खतरा बराबर लगा रहता, तो आंचल की ओट से डरी हुई चौकन्नी चिड़िया की तरह अज्जू की एक नज़र हमेशा दरवाजे पर रहती। अज्जू रो रहा था। ताई जी ने उसे फिर से दूध पीते हुए पकड़ लिया था। कुर्सी पर बैठी ताई ने अज्जू के हाथ और पैर को कसकर जकड़ा हुआ था। ताई के घुटनों में फंसे अज्जू के दोनों हाथों के लिए ताई की एक हथेली ही काफी थी। इतनी पास से ताई का चेहरा छोटे से बच्चे को भयावह लग रहा था। क्रोध से फैलती बड़ी बड़ी आंखों के बीचों बीच पुतलियां और टेढ़ी भवें। अज्जू पीछे होने का भरसक प्रयास कर रहा था। तीखी आवाज से नन्हा दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन वो दया विहीन चेहरा पास और पास आता जा रहा था। किसी तरह एक हाथ छुड़ाकर अज्जू ने माँ की तरफ हाथ बढ़ाया और कातर दृष्टि से मदद की गुहार लगाई। माँ माँ की पुकार ने ताई को और क्रुद्ध कर दिया। ये तो उसकी अवहेलना थी। उनके सामने जया की क्या बिसात, और वो क्या माँ कहती एक हाथ से अज्जू को चपत दर चपत लगाती रही। जया से देखा न जा रहा था। वो आंचल से मुंह ढककर खुद को संभालने लगी। आज तो मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगी, ताई जी दहाड़ी। जया थोड़े चावल लेके आ। जया ने पति की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, जाओ, मेरा मुंह क्या देखती हो। जया भीतर से एक कटोरे में चावल ले आई। कमर से रूमाल निकालकर ताई ने उसमें थोड़े से चावल डाले और बोली, इसमें एक फूल रख। जया मंदिर से फूल उठा लाई, जिसे ताई ने चावल के ऊपर रखा और फिर प्रकाश की तरफ पलट कर बोली, एक सिक्का दो। प्रकाश ने आज्ञाकारी बालक की तरह फौरन जेब से टटोलकर एक चमचमाता हुआ सिक्का ताई जी की हथेली में रख दिया। भाभी, मैं समझाता हूं अज्जू को, मिमियाई। भाभी के रुख और टोटके के आयोजन से वो भी भयग्रस्त हो गई थी। हाँ, तूने समझा दिया और ये समझ गया। अब देख मैं क्या करती हूँ। और वो आंख बंद करके रुमाल में रखे चावल, फूल और सिक्के के ऊपर अपने हाथ घुमाते हुए कुछ कुछ बुदबुदाने लगी। अज्जू, जया और प्रकाश चुपचाप ये नज़ारा देख रहे थे। आंखें खोलकर ताई जी अज्जू की तरफ मुड़ी। ये देख ले ध्यान से, ये सब मैं अपने पास रख रही हूँ। अगर तूने मेरे पीछे माँ का दूध पिया तो मुझे पता चल जाएगा। ये चावल लाल रंग के हो जाएंगे, तेरी जीभ के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे और तेरी माँ बीमार हो जाएगी। समझ ले अज्जू, अगर अब भी नहीं माना तो भगवान बहुत नाराज होंगे। अज्जू के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उस रात अज्जू ने दूध पीने की जिद नहीं की और अगले दिन सुबह भी बिना जिद किए स्कूल चला गया। भारी मन से जया अज्जू का संयम देख रही थी। देखा भाभी का नुस्खा कितना कारगर है। प्रकाश भाभी का लोहा मान गए। जो काम कोई नहीं कर सकता उसे भाभी आसानी से निपटा देती है। भाभी मुग्ध पति से जया कभी करीब न हो पाई। वो अदृश्य रूप से दोनों के बीच रहती थी। दोपहर को स्कूल से लौटा अनमना अज्जू माँ के आंचल में छिपकर रोने लगा। माता और संतान के संबंधों पर सही गलत की सीख तो सब दे सकते हैं, किंतु उस गणित, मनोविज्ञान और रसायन शास्त्र के मिलो जुलो शास्त्र का अनुभव नितांत निजी होता है। जया आंखों में आंसू भरकर रोते हुए अज्जू को अपने छाती से लगाकर दूध पिलाने लगी। तृप्त अज्जू ने सबसे पहले अपनी जीभ की जांच की, जो बिल्कुल सही सलामत थी और जिसे कायदे से ताई जी के मुताबिक 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाना चाहिए था। और माँ भी बीमार नहीं दिख रही थी। संतुष्ट अज्जू चहकता हुआ घर भर में इधर उधर खेलने लगा। शाम को जब ताई जी ने घर में प्रवेश किया तो जया चोरों के से हाव भाव और मगन अज्जू को देखकर ताई स्थिति ताड़ गई। ताई जी की आवाज में जासूसों का सा सधा हुआ सुर था और साथ ही विरोध में उड़ते सुरों को कुचलने का जज्बा भी। तूने दूध पिया ना? मैंने कहा था ना कि मुझे पता चल जाएगा। मेरे रुमाल में रखे हुए चावल लाल हो गए हैं। और उनकी पैनी नजर अज्जू के मुखमंडल पर जम गई। 3 साल की जान डर के मारे माँ के पीछे छिप गई। जया को देखते ही ताई जी को सब साफ हो गया। अंदाजा गलत नहीं था। दोनों गुनाहगारों के चेहरे पारदर्शी हो चले थे। अब तो ताई जी का पारा 7वें आसमान पर था। जया के पीछे से अज्जू को खींचकर 2-3 लपड़ एक साथ चढ़ दिए। अज्जू का रोना और भाभी का चीखना सुनकर प्रकाश भी कमरे में आ गए। ताई जी चिल्ला रही थी, आज कोई नहीं बोलेगा, मैं इसे ठीक करके रहूंगी।
ताई जी की बात तो वैसे भी कोई नहीं काटता था, फिर प्रकाश की मौजूदगी तो उन्हें संबल ही देती थी। वो और उग्र हो जाती, जैसे जया को चुनौती दे रही हूं कि देख ले खुद कौन है मालकिन। अज्जू को ठोकने पीटने के बाद ताई जी को कुछ और सूझा। जया के बाजू और पेट में पिछली रात को मच्छरों के कांटे के निशान अज्जू को दिखाते हुए बोली, ये देख, ये सब तेरे कारण हुआ है। लाल लाल छोटे छोटे दाने देखकर अज्जू डर गया। तूने बात नहीं मानी ना, अब ये और बड़े होंगे, और फिर भी तूने बात नहीं मानी तो तेरी मां मर जाएगी। अज्जू सन्न रह गया। अपनी जीभ की उसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मां मर जाएगी ये तो उसने सोचा ही नहीं था। वो जार जार रोने लगा। मैं दूध नहीं पीऊंगा मां, मैं आज से बिल्कुल दूध नहीं पीऊंगा। मां मां करता अज्जू सुबकते सुबकते सो गया। ताई जी विजयी भाव से मुस्कुरा रही थी। प्रकाश सारे दृश्य से द्रवित तो थे, फिर भाभी ने ही समझाया था अनुशासन और सख्ती अच्छी परवरिश का हिस्सा है, और जया से इन दोनों की उम्मीद वो ना ही रखे। वो तो बच्चे को बिगाड़ के रहेगी। भाभी की निपुणता के कायल प्रकाश अपनी गाय पर खींच उठे। आज से अज्जू मेरे साथ सोएगा। प्रकाश, इसे खाना खिलाकर मेरे पास छोड़ जाना। ताई जी अब कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। भाभी कहो तो मैं भी वहीं। प्रकाश अचानक रंगीले देवर बन उठे। चलो हटो, कहती भाभी नकली गुस्सा दिखा रही थी। अब दोनों अपनी फूहड़ मजाकों पर हंस रहे। रात को अज्जू को खाना खिलाते वक्त जया कहना चाहती थी कि अब अज्जू नहीं पिएगा दूध, उसे यहीं रहने दो, लेकिन उससे पूछ ही कौन रहा था। आश्चर्यजनक रूप से अज्जू ने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया। लग रहा था जैसे कुछ एक ही पल में 4-5 साल बड़ा हो गया हो। चुपचाप पिता का हाथ पकड़कर ताई जी के घर की तरफ चल पड़ा। रात भर जया पुत्र के संताप को महसूस करती रही और रोती रही। समय और परिस्थिति की सीख ही सच्ची सीख होती है। बचपन से हर जीवित और निर्जीव वस्तु से भयग्रस्त जया उसका खोखलापन समझने लगी थी। वो अज्जू को समझाना चाहती थी कि देख, ये चकत्ते मच्छर के कांटे के दाग हैं, तूने कुछ नहीं किया। दिमाग में चाहे कितना ही बवंडर मचे, लेकिन सदियों की बेड़ियों को तोड़ना आसान नहीं होता। आज पूरे 10 दिन होने को आए अज्जू को माँ का दूध पिए। 4-5 दिन अपने पास सुला कर ताई जी भी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती थी। सो चेतावनी के साथ अज्जू अपने पुराने स्थान पर वापस आ चुका था। अपनी सफलता से गौरवान्वित ताई जी ना देख सकी, किंतु जया अज्जू के स्वभाव में परिवर्तन महसूस कर रही थी। आज पूरे 10 दिन हो गए। ताई जी ने गर्व से प्रकाश की तरफ देखा, जो बदले में भाभी को प्रशंसा की दृष्टि से देख रहा था। ताई जी ने अपने पल्लू में बंधा रुमाल निकाला, जिसमें चावल, फूल और एक चमचमाते हुए सिक्के के अलावा थोड़ा सिंदूर भी मिला हुआ था। देखकर जया को गुस्सा आने लगा। बच्चे को डराने के लिए कितनी तैयारियां करेंगी ये भाभी। तभी वो अज्जू से बोली, इधर आ, और रुमाल में सारे सामान सहित रुमाल को उनके स्केत हथेलियों में टिका के बोली, ये लेके जा आराम से, और बाहर वहां तुलसी के चौरे में डाल के आ। अज्जू धीरे धीरे सब सामान तुलसी के पौधे के पास मिट्टी में उड़ेल आया। अज्जू के वापस आने पर ताई जी प्रकाश से बोली, प्रकाश, आज लड्डू लेके आना। मैंने मनौती मांगी थी, काम पूरा होने पर देवता को भोग लगेगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे और काम उल्टा पड़ सकता है। उन्हें कनखियों से अज्जू को देखा। ताई जी को अब खेल में मजा आने लगा था। बोल, भगवान जी मुझे माफ कर दो, आज से मैं गंदी बात नहीं करूंगा, आज से मैं गंदी बात नहीं करूंगा। ताई जी का कहना मानूंगा, ताई जी का कहना मानूंगा। ताई जी की हास्य और व्यंग मिश्रित आवाज और अज्जू का क्षीण और भययुक्त दोहराना जया को द्रवित कर रहा था। वो चीख कर कहना चाहती थी, बस बहुत हुआ, लेकिन बेड़ियों के घावों को सहला कर रह गई। प्रकाश भी भाभी के तमाशे में शामिल होकर दृश्य का आनंद ले रहे थे और हंस रहे थे। तत्पश्चात प्रकाश आज्ञाकारी बालक की तरह ताई जी के निर्देशानुसार लड्डू लेने उठ खड़े हुए। दोपहर होने को आई। आज सुबह एक बार भी ताई जी का आगमन नहीं हुआ था। यह अजीब अवश्य था, किंतु जया को भला मालूम दे रहा था। कभी कभी अपने हिस्से की सांस पूरी की पूरी फेफड़ों में जाए तो शिकायत क्यों होगी भला। अचानक द्वार खुला और प्रकाश ने प्रवेश किया। पति को असमय आया देखकर जया को अचंभा हुआ। इतनी जल्दी आ गए? अभी तो अज्जू भी नहीं आया स्कूल से।
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? प्रकाश झुंझला उठा। अरे रे, जरा ठहरो, पहले पानी दो। जया दौड़कर पानी ले आई। काम पर जा रहा था, रास्ते में ही भाभी ने बुलवा भेजा। बुखार से तप रही हैं भाभी। गांव में चिकनगुनिया भी हो रहा है आजकल। जया अरे रे बस यही कह पाई। इतने सालों में उसे याद नहीं पड़ता कि भाभी कभी ठीक से बीमार भी पड़ी हो। सर्दी, सरदर्द और हरारत के अलावा उन्होंने सेहत के उतार चढ़ाव कम ही देखे थे। मैंने डॉक्टर को बुलवा के दिखा दिया है, तुम खाना बना के ले जाना। चाय पानी पूछाओ अभी। जया एक जग में चाय बनाकर भाभी की तरफ चल पड़ी। बीमारी इंसान को कितना निरीह बना देती है। बड़ी मुश्किल से एक कटोरा चाय हलक से नीचे उतारी। उसको भी ना करती ताई जी निढाल होकर फिर से बिस्तर पर पसर गई। खाना नहीं खाऊंगी, कुछ ना लाना, ताई जी बड़बड़ा रही थी। तू जा, प्रकाश को भेज दे। सुनते ही जया का मन फिर कड़वा हो गया। उसे तो वैसे भी जाना ही था, अज्जू के स्कूल से वापस आने का समय हो चला था। घर पहुंची तो देखा प्रकाश तैयार बैठे थे। बोले तुम अज्जू को संभालो, मैं भाभी के पास बैठता हूँ। कहते ही वे बाहर की तरफ लपके। उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रकाश का ज्यादा समय ताई जी के साथ कटता। जया खाना पीने का जिम्मा संभाले थी। डॉक्टर जो भी खाना या सेक आदि बताता, जया दक्षता से करती रहती। अज्जू सो चुका था। आज भाभी के पास मैं रुक जाऊंगी। पहली बार जया के स्वर में निर्णय झलक रहा था। प्रकाश ने ध्यान से देखा और फिर अज्जू के पास आकर लेट गए। ठीक है, मैं यहाँ रुकता हूँ। 4 दिन हो गए और ताई जी की सेहत में कोई सुधार न था। तमाम टेस्ट चिकनगुनिया ही बता रहे थे। डॉक्टर शहर ले जाने की बात कर रहे थे। भाई भतीजे के आने में तो समय लग जाएगा, कल मैं ही लिए जाऊंगा शहर, प्रकाश ने जया से कहा। जया को भी यही सही लगा। ठीक है, मैं आपका सामान रख देती हूँ। अगली सुबह जब शहर ले जाने के लिए ताई जी को उठाने का प्रयास किया गया तो पाया कि वो तो अंतिम यात्रा पर निकल पड़ी हैं। भाई बंधुओं को पहले ही बीमारी की खबर दी जा चुकी थी, सो अब उनके आने में समय न लगेगा। ताई जी के झटपट प्रस्थान से प्रकाश और जया दोनों ही हतप्रभ थे। रसोई घर से चुपचाप जया भीतर कमरे में पलंग के कोने में बैठे प्रकाश को देख रही थी। प्रकाश का संताप देखकर उसका मन गीला हो गया। अगर वो और अज्जू ना होते तो क्या बुरा होता? अच्छा ही होता। अज्जू कहाँ है? मुझे भाभी के जाने से दुख हो रहा है क्या? ये कौन सी नस है जो दबदब कर रही है? कहीं प्रकाश नाराज तो नहीं? नाराज क्यों होंगे भला? अब कल से हम क्या करेंगे? भाभी प्रकाश से प्रेम करती थी क्या? और प्रकाश मुझे ना आने देते तो भाभी इतनी रूखी ना होती। मृत्यु भावनाओं और विचारों को गड्ढ-मड्ढ कर देती है। जया को लग रहा था वो किसी ऐसे नाटक का हिस्सा है जिसकी स्क्रिप्ट ही उसे नहीं दी गई। अज्जू कभी माँ को तो कभी पिता को देख रहा था। माँ ताई जी को क्या हुआ? वो कहाँ हैं? कोमल मन को जीवन मृत्यु समझाना आसान भी तो नहीं। जया ने धीरे धीरे अज्जू के बाल सहलाने। बेटा ताई जी भगवान के पास चली गई। भगवान के पास? वो आए थे क्या उनको लेने? और अज्जू बारी बारी से माँ और पिता को देखने लगा। जब कोई जवाब न मिला तो उठकर भीतर चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में एक कागज की पोटली थी। जया और प्रकाश ने देखा पोटली में कुछ मिट्टी और सिंदूर मिले चावल, एक सूखा फूल और एक चमचमाता हुआ सिक्का था। अपनी छोटी छोटी हथेलियों में समस्त सामग्री संभाले अज्जू तुलसी के चौरे के पास गया और सब कुछ वहां उड़ेल के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। जया और प्रकाश अजीब मनोभावों से अज्जू के क्रियाकलापों को देख रहे थे। अज्जू पलटा और बोला, बाबा आज लड्डू ले आना। मैंने भगवान से बोला था कि काम होने पर लड्डू दूंगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। जया अवाक थी। प्रकाश अब गुस्से में था। तू लड्डू बांटेगा तू, कहते हुए वो अज्जू पर झपटा। फुर्ती से जया अज्जू के सामने आ गई। दूसरी बार वो आंखों में धड़ता लिए जया ने प्रकाश का सामना किया था। तेरे लड्डू मैं घर में ही बना दूंगी, पर आज नहीं, हाँ। और जया अज्जू का हाथ पकड़कर भीतर चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद।